फाइनली आज मैं अपने सेटअप पर नहीं हूँ। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि भाई पर्दे लटक रहे हैं और उस पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। खैर इन चीज़ों से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपका मेन फोकस होना चाहिए कंटेंट के ऊपर। और यहाँ पर 2-3 मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे कि मंडे को मार्केट कैसा रहने वाला है, यानी 6 जनवरी को मार्केट कैसा रहेगा। उसके बाद इंडिया वीक्स को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है और कई मरतबा ये सवाल एक ऐसा सवाल है कि बहुत मरतबा पूछा जा चुका है कि भाई इंडिया वीक्स भी नेगेटिव है, मार्केट भी नेगेटिव है, जबकि ऐसा तो नहीं होता है ना। इंडिया विक्स नेगेटिव रहेगा तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा, मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो इंडिया विक्स नेगेटिव रहेगा। तो इस मिसकॉन्सेप्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा गिरते मार्केट में आपको कैसे निवेश करना चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए इससे पहले भी मैंने बात की है, लेकिन आज भी इसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि ये वक्त की टाइम की ज़रूरत है। समय के हिसाब से इस पर बात करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली सर प्लीज़ आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, एक ही रिक्वेस्ट मैं आपसे हर वीडियो में करता हूं कि आपका प्यार हमारे लिए बहुत कीमती है और आपके प्यार की बदौलत ही बी फाइनेंसर आगे तक जा सकता है। और अभी तक जीरो से जिस लेवल पर भी आया है तो सिर्फ आपकी वजह से आया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। सबसे पहले तो सर हम ये बात करते हैं कि भाई मंडे को कैसा रहने वाला है मार्केट। देखिए मंडे को अगर मैं बात करूँ तो मैं डायरेक्टली पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ कि 24,000 का ओवरऑल जो 24,000 का लेवल है, 1000 पे बात करेंगे, 100 पे नहीं बात करेंगे, है ना। 24,100, 24,150, 24,125 इन चीज़ों मतलब छूटा को छोड़ देते हैं। सीधा आप ये समझ लीजिए 24,000 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर निफ्टी का 24,000 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। ये सबसे पहली पॉसिबिलिटी है। और मार्केट के जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में डिटेल्स में कोई भी बंदा अगर आप वीडियो उठाकर देखें कि भाई मंडे को मार्केट कैसे रहने वाली है तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन तय कोई भी बताता नहीं है। वो सिर्फ आपको एक लेवल डिसाइड करके बता देता है अपने हिसाब से कि भाई इस लेवल से नीचे आया तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा और उसका सपोर्ट लेवल ये है, रेजिस्टेंस लेवल ये है। तो ये सारी चीज़ें आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट ये बता देगा आपको, लेकिन ये नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि निफ्टी के लिए जो एक सपोर्ट का लेवल आप कहिए ओवरऑल वो 24,000 का आप मान लीजिए। उससे नीचे अगर निफ्टी जाता है तो यकीनन मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बिकवाली आएगी, मतलब लोग बेचेंगे, समझ रहे हैं, और मार्केट के अंदर गिरावट होगी। ये बात पहली बात है जो कि फिक्स हो जाती है और उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो फाइनली मंडे को आपको मार्केट के ऊपर भरोसा नहीं करना है, बल्कि आपको तैयार रहना है कि भाई ठीक है गिरावट होती है फिर भी हम ठीक रहेंगे, राज़ी हैं उसके लिए, और नहीं गिरावट होती है ठीक है तब तो फिर ठीक ही ठीक है। उसके बाद अब दूसरे नंबर पे जो बात आती है इंडिया विक्स को लेकर, ये पहले भी पूछा गया था सवाल कि भाई इंडिया विक्स भी नेगेटिव है और मार्केट भी नेगेटिव है, तो ऐसा क्यों। जबकि कहा तो ये जाता है कि भाई इंडिया विक्स अगर पॉजिटिव होगा तो मार्केट नेगेटिव होगा और इंडिया विक्स अगर नेगेटिव होगा तो मार्केट पॉजिटिव होगा, जबकि ऐसा नहीं है सर। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए इंडिया विक्स नेगेटिव होगा तो मार्केट पॉजिटिव होगा ही, ये तय नहीं है। या फिर मार्केट पॉजिटिव है तो इंडिया विक्स का नेगेटिव होना ज़रूरी ही नहीं है। इस बात को आप समझिए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि ये एक दूसरे को उल्टे रहते हैं। ज़्यादातर केसेस और ज़्यादातर टाइम्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई इंडिया विक्स नेगेटिव है तो मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट पॉजिटिव है तो इंडिया विक्स नेगेटिव है, लेकिन ये दोनों एक साथ पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। अब देखिए इंडिया विक्स होता क्या है समझिए, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए, इंडिया विक्स ये नहीं बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया विक्स अगर नेगेटिव है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, समझ रहे हैं। मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा। अगर इंडिया विक्स पॉजिटिव है तो ऐसा नहीं कि मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में ही जाएगा, ये डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करता है, ये इंटेंसिटी। अब ये इंटेंसिटी से क्या कहने का मतलब है उसको पहले आप समझ लीजिए। जैसे इंडिया विक्स मानिए कि 0.1% नेगेटिव है और मार्केट पॉजिटिव है, 0.1% नेगेटिव है लेकिन मार्केट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मतलब ये होता है कि अगर मार्केट गिरेगा भी ना तो 0.1% के आसपास ही गिरेगा, उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। इसी तरीके से अगर इंडिया विक्स 2% अगर नेगेटिव है
और मार्केट अगर पॉजिटिव जा रहा है तो वहाँ पर ये मतलब होता है कि भाई अगर मार्केट के अंदर गिरावट हुई तो वहाँ पर गिरावट 2% तक की हो सकती है। तो फाइनली ये एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो कि मार्केट के वोलेटिलिटी को बताता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर मार्केट में पूरी तरह से अगर फ्लक्चुएशंस आते हैं उन चीज़ों को ये शो करता है, वोलेटिलिटी को शो करता है, आपको दिखलाता है कि मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव किस हिसाब से हो सकते हैं। मतलब सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो ये कह लीजिए कि अगर इंडिया विक्स कम नेगेटिव है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मार्केट पॉजिटिव है लेकिन गिरेगा तो कम ही गिरेगा, और ज़्यादा अगर नेगेटिव है तो वहाँ पर ये मतलब होता है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा है, गिरेगा तो ज़्यादा गिर सकता है। समझ रहे हैं? यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई हो। अब एक फाइनल मुद्दा और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए, चाहे वो छोटे निवेशक हो बड़े निवेशक हो, हर किसी के लिए मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मार्केट के गिरते हालात में हम निवेश कैसे करें या स्ट्रैटेजी कैसे हमें तैयार करनी चाहिए। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ, मैं बहुत दिन पहले आपको बोल चुका हूँ कि आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं लार्ज कैप नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल मेरे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से वो सूटेबल ही नहीं है, तो कम से कम आपको लार्ज एंड मिड कैप ज़रूर रखना चाहिए। मल्टी कैप के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को सोच कर वहाँ पर इग्नोर करते हैं मल्टी कैप फंड को, लेकिन मैंने बराबर कहा है कि मल्टी कैप फंड को भी आपको ऐड करके रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे फंड्स होते हैं, कुछ ऐसी कैटेगरी होती हैं जिस कैटेगरी के फंड आपको सिर्फ रिटर्न्स के लिए नहीं रखना चाहिए, बल्कि वहाँ पर इसलिए भी रखना चाहिए आपको कि मार्केट के बुरे सिचुएशन में और वोलेटिलिटी के टाइम पर आपका वो स्कीम साथ दे। और म्यूचुअल फंड के अंदर कई ऐसी कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज के फंड अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए बुरे टाइम में अच्छे साबित होते हैं। चलिए मैं आपको मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखलाने वाला हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए तो फाइनली हम मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड की कैटेगरी 1 साल का रिटर्न, मतलब यहाँ पर पिछले 1 ईयर में किस कैटेगरी में किस परसेंटेज में रिटर्न्स मिला है वो चीज़ यहाँ पर शो करवाया गया है। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है मिड कैप फंड, यहाँ पर 28% के ईयरली रिटर्न्स मिले। पॉइंट को मैं छोड़ता हूँ, 0.60 है, इसको मैं पॉइंट को मतलब मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे कॉन्ट्रा फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया, ALSS फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया, मल्टी कैप फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया, स्मॉल कैप तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पर आ रहा है, तीसरे चौथे नंबर पर आ रहा है, देख सकते हैं आप। जबकि मल्टी कैप फंड ने अच्छा रिटर्न्स दिया है, स्मॉल कैप से अच्छा रिटर्न, सिर्फ यहाँ पर 19% का रिटर्न्स मिला है, मल्टी कैप फंड में 21% का रिटर्न्स मिला है पिछले 1 ईयर में। तो ये एक सोचने वाली बात है। उसके बाद सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर 19.60 है, यहाँ पर 19.10 है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। ऐसा नहीं है हम बराबर जो मिड कैप है स्मॉल कैप के पीछे सिर्फ पड़े रहते हैं तो वहीं पर अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। कई सारे ऐसे कैटेगरी है जहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फोकस्ड फंड है, ये 19% का डिविडेंड यील्ड फंड है, यहाँ पर 18% वैल्यू फंड है, यहाँ पर 17% लार्ज एंड मिड कैप है, यहाँ पर 17%। उसके बाद लार्ज कैप फंड है, 13% का रिटर्न्स दिया। इंडेक्स फंड ETF वगैरह पे 11% का रिटर्न्स मिला है। तो ETF वगैरह का बहुत ज़्यादा सजेशन भी मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ETF में बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से हैंडल करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद उसके लिए ट्रेडिंग जैसा मतलब मामला हो जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है म्यूचुअल फंड ही अपने लिए ठीक है, या नहीं तो फिर आपको इंडिविजुअल स्टॉक में निवेश करना चाहिए। ETF के ऊपर उतना ज़्यादा मेरा फोकस नहीं। तो फाइनली आपने देखा है इस लिस्ट में ये दिखलाया गया है कि पिछले 1 ईयर में मिड कैप ने कितने % का रिटर्न्स दिया है, फोकस्ड फंड ने कितने % का, ALSS फंड ने पूरे 1 ईयर में कितने % का रिटर्न्स दिया है, फंड्स ऑफ फंड्स ने कितने % का रिटर्न्स दिया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखलाई गई है। अब इनमें कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आपको पसंद अगर आता है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप निवेश कर सकते हैं। जैसे फंड्स ऑफ फंड्स हो गया, ALSS फंड। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ ये फंड ख़राब होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड होते हैं ना वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं होते भाई। तो इस लॉक इन पीरियड की वजह से मुझे ALSS फंड पसंद नहीं है। बाकी आप टैक्स अगर बचाना चाहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में तो ALSS फंड बिल्कुल ही परफेक्ट फंड हो जाता है, तो वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन फंड्स ऑफ फंड्स की अगर बात की जाए तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इस तरह करके कुछ कैटेगरी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लार्ज कैप की बात करूँ या फिर मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप को तो हर कोई पसंद कर ही रहा है। थीमेटिक फंड का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है, तो थीमेटिक फंड भी 1 या 2
थेमेटिक फंड भी आपको रखना ज़रूरी है। हाँ, मैं बराबर बोलता हूँ कि अगर आप बहुत नए इन्वेस्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा अगर मार्केट की समझ नहीं है, सेक्टर्स के बारे में पता नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा आप मार्केट में एक्टिव नहीं रह सकते हैं न्यूज़ वगैरह देखने के लिए, तो आपको सेक्टरल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोलता हूँ। तो ठीक है, सेक्टरल फंड को हम साइड करते हैं, लेकिन मल्टी कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया, फोकस्ड फंड हो गया, इस तरह के फंड को आप ले सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो में। यहाँ पर ऐसा नहीं कि रिटर्न्स कम बनते हैं, जो रिटर्न्स बनाए वो चीज़ मैंने आपको दिखला दिया है। और पिछले 4 महीने 6 महीने में मार्केट की जो हालत है वो भी आपके सामने है, वो भी आपसे छुपी हुई नहीं है। तो इतने बुरे सिचुएशन के साथ अगर इस कैटेगरी के फंड ने इतने अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, तो ऑफ कोर्स जब मार्केट की हालतें सही होंगी तो वहाँ पर और भी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। चांसेस तो यही होते हैं ना। तो फाइनली ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे से आप तक एग्जैक्टली वही बातें मैं आपको समझा पाऊँ जो मैं कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि मैंने पहुंचा दी है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह की कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दे सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए लाइक करके। और फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।